हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछे या राज्यों की विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु पूछे तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। और अगर राज्यसभा की बात की जाए या फिर राज्यों की विधान परिषद की बात की जाए तो उसके लिए 30 ईयर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर सीजेआई, गवर्नर, इन सब की बात की जाए तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर 5 साल में राज्य की वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग या फिर केंद्रीय आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग। यानी कि हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यों के वित्तीय संबंधों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वित्त आयोग की नियुक्ति जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है हर 5 साल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राष्ट्रपति के आदेश से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कह रहा है मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में, यानी कि अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो उसे केवल राज्यों की विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषद में नहीं। फिर कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ नहीं। इसका कहने का मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्री के खिलाफ पेश किया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होता है और इस प्रकार सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट है, इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी कि अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनौपचारिक न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनौपचारिक न्यायाधीश क्या होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट के सत्र संचालन में न्यायाधीशों की संख्या कम हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय तक भरा जाना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 12 माह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में दिया गया है। तो देखते हैं इसमें आर्टिकल 75 में और क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहती है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। एक मंत्री अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें तीसरी अनुसूची में उद्देश्य के लिए निर्धारित रूपों से के अनुसार गोपनीयता के कार्यालय के अंत की शपथ देंगे। यानी कि इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो आप देख सकते हैं तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है, एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद भवन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री बनना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर कोई मंत्री 6 महीने तक लगातार संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उससे उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, मंत्रिपरिषद के भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इन सब प्रावधान संविधान के आर्टिकल 75 में दिए गया है। तो ये इस प्रकार यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1985 में बंद कर दिया गया, इसे किस वर्ष दोबारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2007 में इसे दोबारा शुरू किया गया। जो आंध्र प्रदेश का विधान परिषद था उसे 1985 में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे 2007 में पुनः से स्टार्ट किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन दिया हुआ है, राज्य के राज्यपाल के पास, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के राष्ट्रपति। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।